नमस्कार, मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पाठ्यक्रम में लगी संपूर्ण निबंध को। संपूर्ण निबंध एक एक करके जानेंगे, क्योंकि एक दिन में संपूर्ण निबंध कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। इसलिए जो 11 निबंध लगी हुई है आपके पाठ्यक्रम में, प्रत्येक निबंध को एक एक दिन करके हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगर आप अपने स्तर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव सबके पास होता है, वो हो सकता है आपके पास भी हो, तो आप वीडियो लेक्चर देख के संपूर्ण निबंध को एक एक करके अध्ययन कर सकते हैं। तो आज का जो पहला निबंध है हम लोग का, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो कि पहला निबंध है। आप देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में कुल 11 निबंध लगी हुई है ना। उसमें से सर्वप्रथम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है पहला, दूसरा दिल्ली दरबार दर्पण, तीसरा कविता क्या है, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, संस्कृति और सौंदर्य, नाखून क्यों बढ़ रहे हैं, उत्तर फाल्गुनों के आसपास, शिव मूर्ति, शिव शंभू के चिट्ठे, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। ये कुल 11 निबंध है, जिसमें से आज हम लोग सबसे पहले निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसका अध्ययन करेंगे। इस निबंध को पढ़ने से पहले इनके लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके जीवनी को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लेखक के जीवनी को जाने बगैर अगर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अगर सिर्फ निबंध को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अधूरा निबंध माना जाएगा, अधूरा पाठ माना जाएगा। इसलिए कोई भी पाठ पढ़ेंगे उसके लेखक को जानेंगे, उसके कवि को जानेंगे, उसके रचनाकार को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा प्रकरण है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। तो उनके जीवन परिचय को सर्वप्रथम जानेंगे, फिर हम लोग विस्तार पूर्वक पंक्तिबद्ध करके एक एक करके अध्ययन करेंगे भारत वर्षोन्नति कैसे होती है, इस संबंध में हम लोग जानेंगे निबंध को। ठीक है, तो सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी को जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, ये हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, है ना। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद्र के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरिधर दास के ज्येष्ठ पुत्र थे, है ना। कौन थे? गिरिधर दास के ज्येष्ठ पुत्र। इनके विषय में और अगर देखेंगे तो इधर आप देख पा रहे हैं हमारे दाहिने की ओर कि लेखक एक संक्षिप्त परिचय। जन्म है 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, पिता गोपाल चंद्र यानी गिरिधर दास, माता पार्वती देवी। शिक्षा अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती आदि का स्वाध्ययन किया, यानी अपने से पढ़े। भाषा ब्रज भाषा, खड़ी बोली। शैली मुक्तक, भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। संपादक कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये हैं संपादक इनके रहे हैं, है ना। फिर लेखन विधा कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता भी इन्होंने किया है। प्रमुख रचनाएं की अगर बात करें तो नील देवी, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूरी मंजरी, सुलोचना, और इनकी मृत्यु होती है 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी। साहित्य में स्थान है इनका, हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इनका है ना। कब? भारतेंदु युग में। चलिए इसके संबंध में थोड़ा विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरिधर दास के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष की अवस्था में पिता गोपाल चंद्र के सुख से यह वंचित हो गए, यानी अनाथ हो गए। विमाता मोहन बीबी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर पर था। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी में 3-4 वर्ष तक अध्ययन किया। उस समय काशी में रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, इसलिए भारतेंदु जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें गुरुतुल्य मानते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय
द्वारा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बांग्ला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की अल्पावस्था में इनका विवाह काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई। यानी कह सकते हैं कि इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था और खुद बड़े संघर्षित थे, जिसकी वजह से वो पढ़ पाए। भले ही अपने बाल्यावस्था में ये भी अनाथ हो गए, इनके माता पिता का साया इन पर नहीं रहा और इनके माता पिता भी बचपन में ही छोड़ के चले गए। और वैसा ही हुआ, इनके शादी होने के बाद भी इनके पुत्र नहीं रहे, है ना। जबकि पुत्री विद्यावती सुशिक्षित थी। भारतेंदु जी ने अनेक स्थानों की यात्रा की। ऋण लेने की आदत भी इन पर पड़ गई। ऋणग्रस्तता, कौटुंबिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं सहित क्षय रोग से पीड़ित भारतेंदु जी का निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 माह की अवस्था में हो गया। यानी इनकी आयु भी अधिक नहीं रहे, अल्पायु में ही ये इनका स्वर्गवास हो गया, इनका निधन हो गया। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य की जो समृद्धि की वह सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। ये कवि, नाटककार, निबंध लेखक, संपादक, समाज सुधारक सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के ये जन्मदाता समझे जाते हैं। काव्य रचना में ये बाल्यावस्था से ही करने लगे थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सन 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त, व्यास आदि के प्रस्तावनानुसार हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी, मतलब भारतेंदु नाम पड़ा कब, 1880 में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त, व्यास आदि के प्रस्ताव अनुसार भारतेंदु के जगह हरिश्चंद्र, यानी हरिश्चंद्र को क्या नाम दे दिया गया, भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया और तभी से इनके नाम के साथ भारतेंदु शब्द जुड़ गया। इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को गति देने के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। इन्होंने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और सन 1873 इम्पोर्टेंट है, 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और सन 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य के नई चाल में ढालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को ही है। भारतेंदु जी की कृतियाँ अनेक विधाओं में उल्लेखनीय है। नाटक के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतेंदु ने इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा, संगीत आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे हैं। इन्होंने जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियाँ की अगर बात करें तो प्रमुख कृतियों में नाटक के रूप में क्या है, भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है, जिनका विवरण इस प्रकार है। मौलिक नाटक के रूप में नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष्य विषमोषधम, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। अनुदित नाटक की अगर बात किया जाए तो रत्नावली, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, धनंजय विजय आदि थे, है ना। ये तो 2 नाटक हो गए मौलिक नाटक के रूप में और अनुदित नाटक के रूप में। इसके अलावा निबंध संग्रह भी इनके अनेक हैं, जिसमें से परिहास, वंचक, सुलोचना, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, इतिहास, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, कश्मीर कुसुम, यात्रा वृत्तांत, लखनऊ की यात्रा, सरजू पार की यात्रा, जीवनिया, जयदेव सूरदास की जीवनी, महात्मा मोहम्मद। याद रखेंगे आप निबंध संग्रह को, इतिहास को और यात्रा वृत्तांत और जीवनिया को, है ना। शैली की दृष्टि से भारतेंदु ने वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक सभी शैलियों में निबंध रचना की है। इनके द्वारा लिखित दिल्ली दरबार दर्पण वर्णनात्मक शैली का श्रेष्ठ निबंध है। इनके यात्रा वृत्तांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि विवरणात्मक शैली में लिखे गए। वैष्णवता और भारतवर्ष तथा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है,
जैसे निबंध विचारात्मक हैं। भारतेंदु की भावात्मक शैली का रूप इनके द्वारा लिखित जीवनियाँ सूरदास, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि तथा ऐतिहासिक निबंधों के बीच बीच में भी मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके निबंधों में शोध शैली, भाषण शैली, स्त्रोत शैली, प्रदर्शन शैली, कथा शैली आदि के रूप भी मिलते हैं। इनकी भाषा व्यवहारिक बोलचाल के निकट, प्रवाहमयी और जीवंत है। इन्होंने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, परंतु गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया। भाषा को सजीव बनाने के लिए इन्होंने लोकोक्ति और मुहावरों का सटीक प्रयोग किया। पाठ्य पुस्तक में संकलित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये जो आज हमारा टॉपिक है, ये आज हमारा प्रकरण है, इसी के संबंध में जानेंगे। निबंध, ये जो निबंध है दिसंबर 1884 ईस्वी, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। इसमें लेखक ने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता का बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत मशीनरी होते जा रहा है और कहीं ना कहीं दूसरे पर निर्भर हो रहा है, दूसरे देशों पर निर्भर हो रहा है, ये न करके उस निर्भरता को छोड़ के आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, निबंध के माध्यम से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण ही इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। युग निर्माता, साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में इन्हें युग दृष्टा, युग स्रष्टा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। इनके हिंदी साहित्य में बहुमूल्य योगदान के कारण ही भारतीय साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया है। हिंदी साहित्य में इनके योगदान के फलस्वरूप 1864 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? 1864 से लेकर 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाने लगा, है ना। बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, पहला निबंध है। इस प्रकार के जितने निबंध हैं, कुल 11 निबंध है यूजीसी नेट सिलेबस में, तो सभी निबंध को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा पहला निबंध, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वह बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तान लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिएगा, चुप साधी रहना, बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है ना। सो बल कौन याद दिलावे, यह हिंदुस्तानी राजे, महाराजे, नवाब, रईस या हकीम। यानी कहने का अर्थ है कि हनुमान जी को जिस प्रकार अपना बल तब याद आया जब उसे कोई याद दिला दिए, है ना। ठीक उसी प्रकार हमारे भारत के लोग भी बहुत बलवान हैं, बहुत प्रकार के लोग हैं, इनके पास बहुत प्रकार की बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन उन्हें याद कौन करवाएगा, दूसरे पर निर्भर हो गए। राजे महाराजे को अपनी पूजा भोजन जूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलन, न हम खाली न तुम खाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार
की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारग्रह आदि वेद कर उनकी गति लिखी है, वह ऐसे ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों के वेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब भी हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। उस समय हिंदू कठियावाड़ी खाली खड़े टाप से मिट्टी को खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टटुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा भी है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तानी की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पलवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभ स्वतरितम पुमानम भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। अर्थात भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर में पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूँ खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं हैं, सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे, यानी दोगुना हमारा खेती हो। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवाल हुक्का पिएगा, वो गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप के ही देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छीन भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा बना डाला और कहा गया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है, यानी गरीबी लगी हुई है। किसी ने बहुत
ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दू मशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजा का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हुस्स मूर्ख बोधे डरपोकने पुकराओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। अब भी तुम लोगों अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, है ना, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश की उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तुम पृष्ठतः स्वकार्यम साधयते धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल और आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरेगा किस चिड़िया का नाम है। किसको अच्छा समझें, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेज़ों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदक आदि भरे हुए हैं। एक मिसाल सुनो। यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र हो, आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने। गृहस्थी के काम की वह चीज़ें को गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने क्यों जाते हैं, तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने पर विधान क्यों है, जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़ाकर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हुई हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने में स्वच्छ हो जाए। यह त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपलिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्मनीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है
वह यही है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे। इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमानों ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए हैं। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ब्याह करके उनका बल बीरज आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं, कोई शत्रु नहीं। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दे। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा, सबको आदर कीजिए। जिस समय जो जिस योग्य हो उसे वैसा ही मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बड़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र से मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। यानी देखिए, यहाँ पर मार्किन जो हम लोग पहनते हैं वो कहाँ की है? अमेरिका की। जिस लंगलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। याद रखेंगे ये सब। मार्किन अमेरिका, लंगलाट इंग्लैंड का, और फ्रांसिस यानी कंघी जो है वो फ्रांसिस की है ना, सिर झाड़ते हो। और जर्मनी की बनी चरखी बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसाल हुई। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। ये जो मैंने टिक लगाया है सभी आपके परीक्षा में पूछ सकते हैं, यानी आप इसे याद रख सकते हैं। अमेरिका से क्या आई है? मार्किन, है ना। और लंगलाट इंग्लैंड से, फ्रांसिस से कंघी, और चरखी कहाँ की बनी हुई है? जर्मनी की। याद रखेंगे। फिर कपड़े की पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछ हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। कितने दुर्भाग्य की बात है। हम लोग दैनिक जीवन में जो इस्तेमाल करते हैं ऐसे वस्तु भी अपने से नहीं बना सकते, जबकि हमारे पास क्या कमी है। हमारा भारत सोने की भारत है, उसके बावजूद हम लोग इस प्रकार दूसरे पर निर्भर हैं। आत्मनिर्भर कब बनेंगे, ये हमारी दशा है। यानी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस संबंध में कौन लिखते हैं? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र।
ठीक है, आगे लिखते हैं, भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, यानी निज भाषा का प्रयोग करो, निज देश की बात करो और निजता की बात करो, आपस में मिलजुल कर रहो, तभी हमारा भारत उन्नति हो सकता है, भारतवर्ष उन्नति हो सकती है। ये किनका कहना था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इस प्रकार आज हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो प्रकरण है, ये जो निबंध है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यहीं समाप्त होती है। यानी हम लोगों ने देखा विस्तार पूर्वक भारतवर्ष उन्नति कैसे होती है इस निबंध को। इसके बाद अगले क्लास में, अगले सत्र में हम लोग पढ़ेंगे अगला निबंध, है ना, निबंध नंबर 2। ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वीडियो को अंत तक देखें तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, मैं आपसे ऐसा ही उम्मीद करता हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।